Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीव कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 87 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ मुख्य बातें। तो चलिए लिखिए, चैप्टर का पॉइंट लिखिए, कुछ मुख्य बिंदु। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 है कि जब आवेश किसी चालक को दिया जाता है, तो वह सतह पर फैल जाता है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई चालक है और इस पर हम लोग आवेश क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश का वितरण हमेशा चालक के सतह पर होता है। सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है। या मान लीजिए कि इस तरह का भी चालक रहे, गोलाकार चालक भी रहे, और उसके सतह पर यदि हम लोग आवेश दे दें तो चालक के सतह पर आवेश का वितरण होता है, जिस कारण से गोले के अंदर में चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर बी लिखिए, यानी कि दूसरा पॉइंट, किसी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस चालक के आवेश के पृष्ठ घनत्व का सीधा समानुपाती होता है। उस चालक के आवेश के पृष्ठ घनत्व का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात E समानुपाती सिग्मा। देखिए क्या बोले कि किसी भी चालक के सतह के किसी भी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है उस चालक के आवेश के पृष्ठ घनत्व के समानुपाती होता है, यानी कि E समानुपाती सिग्मा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं किसी चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है उसके विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, या विद्युत क्षेत्र का मान उसके आवेश के पृष्ठ घनत्व के समानुपाती होता है। तो पॉइंट नंबर 2 आपका हो गया। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। लिखिए, यदि हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। यदि हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाए तो हवा आयनित होने लगता है। यदि हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाए तो हवा आयनित होने लगता है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, कहने का मतलब कि यदि यहाँ पर हवा हो और यहाँ पर हम लोग 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो यहाँ पर हवा के जो अणु और परमाणु होते हैं वो आयनों में टूटना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब कि वो धन आयन और ऋण आयन में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा वहाँ के उपस्थित हवा। इसीलिए हवा में 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है। नहीं तो हवा में भी आयन गमन करने लगेंगे और वो यदि हमारे बॉडी के संपर्क में आएंगे तो हमारे बॉडी से होकर पृथ्वी में जाने लगेंगे, तो हमको भी हो सकता है कि झटका का अनुभव होने लगे। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, यदि किसी धातु के गोले को किसी धागे की डोरी से बांधकर एक समान विद्युत क्षेत्र में लटकाया जाए और उस पर उच्च ऊर्जा युक्त एक्स किरण डाला जाए तो धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, जिससे धातु का गोला धनावेशित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित हो जाता है। देखिए इसको समझ लीजिए, आपका पॉइंट नंबर 4 है। जैसे
मान लीजिए कि ये कोई डोरी है जिससे कोई धातु का गोला जो है यहाँ पर बांध के लटकाया हुआ है। जब इस धातु की गोला पर हम लोग एक्सरे देते हैं यानी कि एक्स किरण अप्लाई करते हैं तो एक्सरे के कारण क्या होता है कि इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। तो जब किसी धातु के गोले को हम लोग डोरी से बांध कर लटका देते हैं और इस पर एक्सरे किरण डालते हैं तो एक्सरे किरण पड़ने के कारण इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये धातु का गोला जो है धन आवेश से आवेशित हो जाता है। तो धन आवेश से आवेशित होने के बाद जब इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं या किसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग इसको लटकाते हैं तो ये क्या होता है कि अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो जाता है। कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होकर यहाँ पर चला आएगा इस तरह से। तो किस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है किसी धन आवेश के कारण उत्पन्न होता है और दो धन आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करता है। और धातु के गोला में से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण धन आवेश से आवेशित हो गया है और इसको जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित होगा। इसलिए इस डायग्राम को थोड़ा इस तरह से बना लीजिएगा कि अपना इनिशियल पोजीशन से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि इस पर बल लग रहा है। तो इस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, इस पर बल का मान होगा F बराबर Q इंटू ई। कब, जब इसमें उत्पन्न आवेश का मान Q होगा तब। चलिए इसके बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर 5, यदि घन के 8 कोनों पर Q आवेश स्थित हो, यदि घन के 8 कोनों पर Q आवेश स्थित हो तो घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई घन है और घन के 8 कोनों पर कितना आवेश रखा गया है, Q आवेश रखा गया है। तो कहा जा रहा है कि घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसका डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं। जैसे ये घन है और इसके केंद्र पर, इसके कोने पर कितने आवेश रखे गए हैं, Q आवेश रखे हैं। तो इस तरह से इसके कोनों पर Q आवेश हम लोग रख देते हैं 4, 5, 6 और एक हो गया 7 और ये हो गया 8। तो जब किसी घन के 8 कोनों पर Q आवेश स्थित होते हैं तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, यानी कि E बराबर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0। चलिए ये तो हो गया आपका पॉइंट। इसका पॉइंट नंबर 6 लिखिए। पॉइंट नंबर 6 है कि यदि कोई अर्धगोलीय वस्तु एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, यदि कोई अर्धगोलीय वस्तु एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो उसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक फाई बराबर, फाई कर्व लिख लीजिएगा। कर्व मतलब वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला प्लस समान होता है फाई कर्व बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू ई होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि कोई अर्धगोलीय वस्तु एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक फाई कर्व बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू ई होगा। देखिए इसका डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई अर्धगोलीय वस्तु है इस तरह से, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक का मान कितना होगा, इस तरह से। लेकिन ये कब है, जब अर्धगोलीय हो तब इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र से गुजर रहा है। तो इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फलक का मान कितना होगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई होगा। चलिए इसके बाद 7 नंबर पॉइंट लिखिएगा। यदि कोई अर्धगोलीय वस्तु असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, यदि कोई अर्धगोलीय असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो उसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स फाई कर्व बराबर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई होगा। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि कोई अर्धगोलीय वस्तु असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए ये जो इसके पहले वाला पॉइंट था, तो पहले वाला पॉइंट जो है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में अर्धगोलीय वस्तु, और जो अभी जो बोले हैं वो असमान विद्युत क्षेत्र में है। तो हम लोग जानते हैं कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो सभी एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसी कारण से देखिए यहाँ पर समानांतर दर्शाया गया है। लेकिन जो अभी हम लास्ट पॉइंट बताए हैं इसमें जो है अर्धगोलीय तो है, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समान ना होकर के असमान विद्युत क्षेत्र है। असमान विद्युत क्षेत्र में देखिए किस तरह से होगा, यह इसका त्रिज्या मान लीजिए कि आर है, और इसमें विद्युत इधर हम लोग दे देंगे एन कैप दे देंगे, और इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र जो है चारों दिशाओं से इसका गुजरता है, यानी कि चारों तरफ से इस तरह से गुजरता है। इसी कारण से इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो है होता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई होता है। इस तरह से होता है देखिए, और उसमें क्या था कि सभी एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और इसमें क्या होता है कि यह असमान विद्युत क्षेत्र है, और असमान विद्युत क्षेत्र जो है कि चारों दिशाओं में होता है, इसी कारण से इसका फ्लक्स का मान जो है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे शुरू से। जो भी न्यूमेरिकल हमने पीछे छोड़ दिया था, इस चैप्टर में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल पढ़ के इसका समाप्त करेंगे। इस चैप्टर में कम से कम 40-50 न्यूमेरिकल हैं। तो इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ।